हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते। मैं राहुल सचवानी आप सभी का वेलकम कर रहा हूं आज की इस क्लास में। और आज फाइनली हम इस चैप्टर का थ्योरेटिकल पार्ट जो है वो पूरा का पूरा खत्म कर देने वाले हैं। मेरे को लग रहा है ऐसा आप लोगों के साथ में पहली बार हुआ होगा अभी तक के जीवन में कि आप 9th क्लास में आए हैं और अब आपको दिख रहा है कि भैया 8 दिन हो गए आपको हमको ये चैप्टर पढ़ाते हुए, और उसके बावजूद भी आप कह रहे हो कि केवल थ्योरी खत्म हुई है, क्वेश्चन आंसर्स तो हम अब लोग करेंगे आगे। तो ऐसा ही है मेरे दोस्त, अब जो है जीवन भी आपका ऐसा ही होने वाला है। बड़ी बड़ी मुश्किलें सामने आएंगी, बड़े बड़े चैप्टर आपके सामने आने वाले हैं, साइंस में हो या मैथमेटिक्स में हो या सामाजिक में आप पढ़ेंगे तो मजा आने वाला है बहुत ज्यादा। 10th क्लास में 11th क्लास में तो और बड़े बड़े चैप्टर आते हैं, 12th क्लास में और बड़े बड़े चैप्टर आते हैं, कॉलेज में जाने के बाद तो एक पूरी किताब में 3 ही चैप्टर होते हैं ऐसा भी होता है। तो चलिए खैर शुरू करते हैं अपन आज के इस लेक्चर को। आज का है हमारा लेक्चर नंबर 8 गति के इस चैप्टर का, मोशन के इस चैप्टर का। तो इसमें हमें क्या पढ़ना है, लास्ट क्लास में हम लोगों ने कुछ एक प्रश्न और गति का प्रथम समीकरण सीख लिया था। तो आज की इस क्लास में हमें बचे हुए गति के दोनों समीकरण सीखने हैं, गति का दूसरा समीकरण, गति का तीसरा समीकरण। इनका ग्राफ की हेल्प से ही हम लोग क्या करेंगे, इनको अपन लोग समीकरणों को डिराइव करेंगे, समीकरणों को व्युत्पन्न करेंगे। और फिर उसके बाद में एक छोटा सा टॉपिक है, वो है हमारे पास में एक समान वृत्तीय गति, तो उसको अपन पढ़ लेंगे, छोटा सा टॉपिक, वो भी खत्म हो जाएगा। फिर बढ़ेंगे अपन आगे क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। तो आइए शुरू करते हैं फटाफट से। तो आज की कक्षा का जो पहला टॉपिक है, फटाफट से सारे स्टूडेंट्स उसको लिखेंगे, और ये है हमारे पास में गति का द्वितीय समीकरण। तो आप यहां ऐसे करके लिख लें, सेकंड इक्वेशन है, फर्स्ट हम लोग कर चुके। तो इसको लिखने से पहले एक छोटा सा मैं क्विकली एक चीज लिख देता हूं। हमें ना गति का प्रथम समीकरण काम आएगा, तो इसलिए मैं उसको एक बार लिख देता हूं। तो गति का प्रथम समीकरण क्या था हमारे पास में, ये था v = u प्लस का a t। और इसमें भी हमें एक आध चीजें काम आएंगी छोटी मोटी, तो उसको मैं पहले लिख देता हूं ताकि वो बाद में जब काम आएगी तो अपन सीधा काम में ले लेंगे उसको। तो ये कैसे आया था आप लोगों को ध्यान है, एक तो तरीका ग्राफ वाला पकड़ा था अपन ने, और एक दूसरा तरीका सिंपल था हमारे पास में कंपैरेटिवली। हमने पढ़ा था कि भाई a बराबर क्या होता है, v माइनस का u बटा t होता है। तो इससे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि t बराबर असल में v माइनस का u बटा a होता है। ये हम लोग लिख सकते हैं, ये समीकरण हमको कहीं ना कहीं काम आएगा, इसलिए मैं इसको यहां पर मार्क कर रहा हूं कि जब इसको काम आएगा सीधा ही उठा करके काम में ले लेंगे। कहीं पर भी अगर हम चाहें तो t की जगह ये मान हम लोग रख सकते हैं। अब हम लोग बढ़ रहे हैं दूसरे इक्वेशन की तरफ, गति का दूसरा समीकरण, और ये समीकरण है इसको आप लोग अगर लिखना चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे, s = ut प्लस का हाफ ऑफ at स्क्वायर। समझ में आ गई सबको वाली बात। अब इसका नाम क्या दे, इस समीकरण को क्या नाम दोगे आप लोग। तो यहां पर आपको दो एकदम मूलभूत राशियां लेनी है, मूलभूत बेसिक जो हमारे पास में क्वांटिटीज हैं, भौतिक राशियां। जैसे यहां पर देखो स्थिति है, दूरी मतलब स्थिति हो गया, ये हमारे पास में वेग है और ये समय है, ये फिर त्वरण है और ये समय है। तो इन चारों राशियों में देखो क्या क्या है, दूरी हो गया, समय हो गया, वेग हो गया, त्वरण हो गया। तो बेसिक दो राशियां कौन सी है जिनसे दूसरी राशियां बनी है, तो आप वो देखोगे ना, तो एक तो दूरी हमारी जो स्थिति है वो, और दूसरा हमारा समय। ये मूलभूत राशियां हैं, दूरी और समय। तो इसी को ही हम लोग क्या कह सकते हैं, इसी समीकरण को स्थिति समय संबंध, स्थिति समय संबंध। ठीक है स्टूडेंट्स, लेट्स मूव अहेड। तो यहां पर आप देखिए फटाफट से अपन को एक ग्राफ प्लॉट करना है, ऐसे करके, ऐसे करके। और यहां देखो सारे स्टूडेंट्स, कल वाला ही ग्राफ है, कोई नया ग्राफ नहीं बना रहे अपन, चिंता मत करो। जो लास्ट क्लास में बनाया था वही है। एक वस्तु है, मान लिया हम लोगों ने u वेग से चल रही है, फिर वो क्या करती है, वस्तु अपना वेग बढ़ाने लगती है, बढ़ाने लगती है, बढ़ाने लगती है, और t समय बाद में उसका वेग कितना हो जाता है, उसका वेग v हो जाता है। तो u वेग से चल रही थी, अब उसका वेग v हो गया, बात खत्म, बस इतनी सी बात है और क्या। तो इस वाले अक्ष पर हमारे पास में है वेग, और इस वाले अक्ष पर हमारे पास में है समय, इसमें कोई डाउट नहीं है। और इसको अलग अलग पॉइंट्स को हम लोग मार्क करेंगे इसमें। तो जैसे इसको तो मान लो यहां से टक 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 करके ऐसे जोड़ देंगे हम लोग, अलग अलग पॉइंट्स को मार्क कर लेते हैं। जैसे इस पॉइंट को तो हमने O बोला है, इसको मान लीजिए A बोल देते हैं हम लोग, इसको मान लीजिए हम लोग B बोल देते हैं यहाँ पे,
इसको सी बोल देते हैं, इसको डी बोल देते हैं, इसको ई बोल देते हैं। जो बोलना चाहें बोल सकते हैं। हो सकता है कि कल की क्लास में मैंने कुछ और पॉइंट लगा दी हूँ, आज की क्लास में कुछ और पॉइंट लगा रहा हूँ, हो सकता है। उसकी चिंता नहीं, उसकी चिंता बिल्कुल भी नहीं है अपने को। अपन सीधा काम करेंगे यहाँ पे। तो हमने कहा इसमें देखो, फिर यहाँ पे हम आज ना एक, जहां पे हमने बोला ना स्थिति समय संबंध है, तो हमको कुछ भी जो निकालना है वो स्थिति का निकालना है, वो हमको दूरी का निकालना है। इसमें हमको दूरी निकालनी है इसमें से। तो देखो चलो कैसे निकालेंगे। तो एक उसके पहले छोटी सी पॉइंट मेंशन करेंगे कि जो ए बिंदु है ना, ये हमारा है उसका प्रारंभिक वेग, और यहां पर प्रारंभिक वेग कितना है हमारे पास में u, और यहां पर वेग बढ़कर के बी पॉइंट पर आते आते कितना हो जाता है, बाद में वेग v हो जाता है। तो u से t समय लगा लगा बढ़ते 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 ये t समय हो गया यहाँ पर, और वेग कितना हो गया v। पहले u था, अब वो v हो गया। और यहाँ पर इस अक्ष पर क्या है हमारे पास में, यहाँ पर समय है, तो इधर मैंने ब्रैकेट में लिख दिया, इधर इस पॉइंट पर टाइम है t। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं आपको, अगर मैं थोड़ा सा डिटेल में समझाऊं, जैसे हम ग्राफ बनाते हैं जब भी कोई, तो मान लीजिए यहाँ पर कोई बिंदु होता है, तो ये x अक्ष का इसका निर्देशांक होगा और ये y अक्ष का इसका निर्देशांक होगा। तो लिखते कैसे हैं, जैसे मान लो x अक्ष पे है 5, तो हम लिखते हैं 5, y अक्ष पर इसका वैल्यू है मान लो 6, तो 6 लिखते हैं। तो मैं कह रहा हूं यार ये है ही y अक्ष पे, ये वाला बिंदु है ही y अक्ष पे, तो इसके असल में कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, ध्यान से देखो। तो x अक्ष पे तो 0 हो गया और y अक्ष पे v हो गया। और इसको देखोगे अगर आप, तो x अक्ष पे तो ये भी 0 हो गया, y अक्ष पर यहाँ पर u हो गया। इस वाले को देखोगे अगर इस बिंदु पर आप, तो ये x अक्ष पर t है और y अक्ष पे 0 है, तो इसलिए केवल t लिखा, केवल u लिखा, केवल v लिखा। समझ में आई सबको वाली बात। और अगर आप इस पॉइंट की बात करेंगे बेटा जी, तो इस पॉइंट पर देखो आप, निर्देशांक x अक्ष पर तो है t और y अक्ष पर है हमारे पास में v, तो इस पॉइंट का निर्देशांक होगा t और v। आई होप आप सबको ये वाली बात मेरी समझ में आई होगी। और डी पॉइंट पर भी इसी तरह से निर्देशांक देखोगे, तो x अक्ष पे तो t है और इस पॉइंट पे, और ये जो हमारे पास में इधर है y अक्ष पर वो है u। इज दिस क्लियर गाइस? तो लेट्स मूव अहेड, आगे बढ़ जाएंगे हम लोग। तो यहां देखो, अब हमने कहा ये तो हमको लाना है, कैसी लाएंगे भैया, हाउ आर वी गोइंग टू लाइव दिस, इसको कैसे लेकर के आएंगे हम लोग। तो बड़ा आसान है, बड़ा आसान है, सेकंड वाला तो बहुत ही आसान है। तो हम यहां पर देख रहे हैं, हमको चाहिए दूरी, s क्या है हमारे पास में, विस्थापन कहोगे या दूरी कहोगे, s तो वही चीज है। तो दूरी कैसे निकाले हम, तो हम लोगों ने एक चीज सीखी थी, आप लोगों को याद होगा। तो अगर हमारे पास में, मान लीजिए हमारे पास में कौन सा ग्राफ है, हमारे पास में वेग समय ग्राफ है, या आप ऐसे लिखेंगे, वेग समय ग्राफ में ग्राफ का क्षेत्रफल, आया, याद आया, बोलो बोलो बोलो, ग्राफ का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, बोलो क्या होता है, वस्तु द्वारा तय विस्थापन या दूरी, ऐसे कह सकते हैं अपन, दूरी भी ले सकते हैं अपन, क्योंकि हमारे बोलने में बार बार दूरी 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 आ रहा है। और यहां पर अगर मान लो वस्तु सीधी रेखा में ही चल रही है, बहुत तेजी से भी चल रही है, वो स्पीड बढ़ाती जा रही है, सीधी रेखा में बढ़ाती जा रही है, बढ़ाती जा रही है, बढ़ाती जा रही है, बढ़ाती जा रही है, बढ़ाती जा रही है सीधी रेखा में स्पीड, तो भी उसका विस्थापन और दूरी सेम ही होगा अगर वो सीधी रेखा में। तो आई बात सबको समझ में। तो हमें कुल मिलाकर के, अगर मैं ये जो भी यहाँ पर मेरे पास में ये क्षेत्रफल है, अगर ये क्षेत्रफल निकाल लूं, तो वही क्षेत्रफल हमारे पास में विस्थापन या दूरी के बराबर होगा। क्या बोलते हो? तो हमको कौन सा क्षेत्रफल निकालना है, हमको देखो ये ग्राफ ये रहा, तो इसका क्षेत्रफल ये रहा, तो एक तो ये हो गया क्षेत्रफल, आई बात समझ में, और एक ये हो गया, दो शेप हो गए हमारे पास में। इसको ऐसे लिख सकते हैं, अतः दूरी S बराबर क्या होगा, OACE का क्षेत्रफल, OACE का क्षेत्रफल। OACE का क्षेत्रफल। सर नेक्स्ट पेज पर आओ फटाफट से। तो हमने कहा दिस इंप्लाइज दैट S बराबर, ये जो आपने लिखा ना यहाँ पे OACE का क्षेत्रफल, ये असल में इस वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल प्लस ये जो नीचे हमारे पास में आयत है, इन दोनों क्षेत्रफलों का योग ही तो है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं,
ओ ए डी ई, आयत ओ ए डी ई का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ए सी डी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए सी डी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए सी डी का क्षेत्रफल। आई बात समझ में सबको? कर लो फटाफट से। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई। तो इसमें एक ले लो लंबाई ओ ए, चौड़ाई ले लो ओ ई, ओ ए ओ ई। तो इसकी जगह क्या लिखोगे? आयत के क्षेत्रफल की जगह ओ ए इंटू ओ ई प्लस इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा? ये रहा त्रिभुज। ये कौन सा त्रिभुज है? ये समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल याद है? समकोण त्रिभुज का 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। भूल गए? ये याद है? पढ़े होगे यार, गणित में 6ठी 7वीं में भी आया होगा, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, तो 1/2 इंटू आधार, आधार कितना है इसका? त्रिभुज का एडी है कि नहीं? एडी, एडी इंटू ऊंचाई, ऊंचाई देखो कितनी ऊंचाई है? डीसी, डीसी या सीडी बोल लो, एक ही बात है, डीसी। इज दिस क्लियर स्टूडेंट्स? अब लिखो फटाफट से सारी वैल्यूज लिखो यहाँ पर। ओ ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास में? तो ओ ए की वैल्यू है यू, देख लो इतना सा, ये लंबाई हो रही है वाई अक्ष पे, तो इसको बोला ओ ए की जगह लिखा हम लोगों ने यू, इंटू ओ ई की वैल्यू कितनी है हमारे पास में? तो ओ ई की वैल्यू है टी, दिख ही रहा है साफ साफ, तो इसको लिख देंगे टी प्लस हाफ इंटू ए डी की वैल्यू कितनी है? फटाफट से देखेंगे सारे स्टूडेंट्स। तो ए डी है हमारे पास में, ए डी ये रहा। यार असल में ए डी जो है, ए डी दूरी तो इसके बराबर है ना, ओ ई की बराबर ही तो है। ए डी बराबर तो ओ ई है, तो इसको मैं लिखूंगा कि ए डी बराबर ओ ई, ब्रैकेट में कहीं लिख दो, चूंकि ए डी बराबर ओ ई। इसी तरह से डीसी को देखो एक बार, तो डीसी ये रहा, डीसी, डीसी किसके बराबर है? इसके बराबर है ए बी के। ये जो डीसी है ये ए बी के बराबर है, डीसी बराबर ए बी, तो इसको लिखेंगे हम लोग यहां पर ए बी व डीसी बराबर ए बी, ऐसे लिख दिया हम लोगों ने। अब फटाफट से देखो यहां पर क्या है हमारे पास में, बाकी चीजें लिखनी है तो इसको भी लिख देते हैं खटाखट से। तो एस बराबर आ गया यूटी प्लस का हाफ ऑफ ओ ई। ओ ई कहां पर है देखो फटाफट से, तो ओ ई तो टी ही होता है, ओ ई की जगह तो हम क्या लिखेंगे? टी लिखेंगे, इंटू ए बी क्या है हमारे पास में? ए बी, तो ए बी ये रहा। ए बी क्या है बताएगा कोई? बोलो ए बी क्या है यहां पर हमारे पास में? तो ए से बी तक पहले भी अपन कर चुके हैं बेटा, कल की क्लास में भी कर चुके हैं अपन। ये वाली लेंथ, तो ये वाली लेंथ कैसे निकलेगी? इस पूरी लेंथ में से अगर इसको हटा दोगे तो ये वाली आ जाएगी ना आपके पास में। तो दिस इज ओ बी माइनस ओ ए, ओ बी माइनस ओ ए, और वो क्या है? सीधे अगर बोले अपन फटाफट से, तो ओ बी है हमारे पास में, यहां पर देखेंगे वी माइनस यू। क्या है स्टूडेंट्स? वी माइनस यू। तो इसको आप लिखेंगे यहां पर v माइनस यू, ए बी की जगह लिखेंगे v माइनस यू। आई क्या सबको वाली बात समझने? v माइनस यू, तो यहां पर लिख दे चूंकि ए बी इज इक्वल्स टू ओ बी माइनस ओ ए विच इज इक्वल्स टू ओ बी, तो है v माइनस यू। आई बात समझ सबको? इस साइड में लिख दिया हम लोगों ने। अब भी हम लोग उस इक्वेशन तक नहीं पहुंचे, हालांकि पहुंच गए, ऑलमोस्ट पहुंच गए हम लोग। देखो अब यहाँ पर, तो इसको कैसे लिखेंगे? s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस का हाफ t है हमारे पास में, ये अभी तक समझ में नहीं आया v माइनस यू का क्या करना है। तो v माइनस यू देखो क्या होता है, हम प्रथम समीकरण पढ़े ना गति का। प्रथम समीकरण क्या होता है गति का? इसके नीचे लिख लो, चलो आप इसके नीचे ही लिख लो, गति के प्रथम समीकरण से क्या? तो नोटिस करेंगे सब जने, गति के प्रथम समीकरण होता है a इज इक्वल्स टू v माइनस यू डिवाइडेड बाय t, विच इंप्लाइज दैट, देखना ध्यान से देखना, t को यहां भेज दो, at बराबर होता है v माइनस का u। दिख रहा है सबको? v माइनस का u जो है वो किसके बराबर है? at के बराबर है। at किसके बराबर है? v माइनस यू। तो अपन एक काम करें क्या, v माइनस यू की जगह क्या रख दें? at रख दें, यही तो पॉइंट है।
तो दिस इंप्लाइज दैट फाइनली हमारे पास में दूरी बराबर क्या आ जाएगी, दूरी आ जाएगी ut प्लस का हाफ है और v माइनस यू की जगह क्या है 80, तो ये है हाफ इंटू t इंटू 80। तो ये क्या आ गया हमारे पास में फाइनली अंत में हमारे पास में आ गया s बराबर ut प्लस का हाफ at स्क्वायर। ये हमारे पास में आ गया गति का दूसरा समीकरण, जिसको हम लोग बोल रहे हैं स्थिति समय संबंध। क्या ये सारे स्टूडेंट्स को क्लियर है बात? इसमें कोई डाउट है क्या? एक बार वापस से रिपीट कर दूंगा, उसकी चिंता बिल्कुल नहीं लेनी अपने को, लेकिन आत्मसात करना है, इसको अपनी आत्मा में उतार लेना है कि हाँ ये तो जब तक अपना पढ़ाई से नाता है इन चीजों से तो रखना पड़ेगा। जब तक विज्ञान की बात आएगी, फिजिक्स की बात आएगी, ये तो भैया आनी है, इसके बिना तो काम नहीं चलेगा। S इजिकल्स टू ut प्लस का हाफ ऑफ 80 स्क्वायर। एक बार फटाफट से देख लेते हैं कैसे किया हम लोगों ने। तो बड़ा ही आसान था, हमने ये चित्र बना लिया, फटाफट से नाम दे दिए सारे। वही केस वही है कि कल वाला केस जो चल रहा है ना, वही कि माना कोई वस्तु है जिसको हमने जब प्रारंभिक समय पर देखा तो वो u वेग से चल रही है, फिर t समय बाद में उसका जो वेग है वो बढ़ करके v हो चुका है। ये इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है, इसका हमने ग्राफ बना लिया, y अक्ष पर वेग ले लिया, x अक्ष पर हम लोगों ने समय ले लिया। ठीक है, हमने यहां देखा कि अगर हमें दूरी निकालनी है तो दूरी हम कैसे निकालेंगे, या अगर मान लो विस्थापन निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे कि इस ग्राफ के द्वारा घेरा गया जो क्षेत्रफल है ना उसको कैलकुलेट कर लेंगे, हमारा काम हो जाएगा। तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो हमने कहा यार इस पूरे इलाके का क्षेत्रफल निकालना है, तो इसमें तो यह है त्रिभुज का क्षेत्रफल प्लस ये है आयत का क्षेत्रफल, तो दोनों का क्षेत्रफल निकाल करके जोड़ देंगे, बात खत्म। दोनों का क्षेत्रफल निकाला, दोनों को ऐड कर देंगे। तो हमने कहा यहाँ पे फटाफट से देखो कि OACE का क्षेत्रफल, OACE का जो क्षेत्रफल है उसको हमने लिखा, तो ये दो चीजों का क्षेत्रफल के जोड़ने पे आ रहा है, आयत का क्षेत्रफल और ये ACD त्रिभुज का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई और 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, हमारे पास में त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा, समकोण त्रिभुज है क्योंकि। फिर हमने कहा यहाँ पर ये तो हो जाएगा UT, आयत का क्षेत्रफल एक की वैल्यू U, एक की वैल्यू T हो गई, और 1/2 AD की वैल्यू हो गई OE के बराबर और DC की हो गई AB के बराबर। DC की जगह पर आया, AB की जगह पर आया हमारे पास v माइनस यू, OE की जगह पर आया T और UT, ये सब कुछ एज इट इज। फिर बस ये v माइनस यू की जो वैल्यू है पहले गति के समीकरण से उठा करके हमने लिखी 80, तो यहाँ पर आ गया 80, तो ये हो गया S इजिकल्स टू UT प्लस का हाफ AT स्क्वायर। यहाँ पर S क्या है, दूरी है, U क्या है, प्रारंभिक वेग है वस्तु का, T क्या है, समय है, और A हमारे पास में त्वरण है, बाकी सारी चीजें अपने को पता है। ये कब, अगर कोई भी वस्तु मान लो जब किसी त्वरण से गति कर रही है, अगर कोई वस्तु है हमारे पास में जो त्वरण से गति कर रही है ना, तो वहां पे वो सादी वाली समीकरण नहीं लगती अपनी कि वेग बराबर दूरी बटा समय, अरे वो नहीं लगेगी यहाँ पे, वो त्वरण है भाई, वो एक समान वेग के लिए होती है या एक समान चाल के लिए होती है। यहाँ एक समान की तो बात ही नहीं, त्वरण आ गया पिक्चर में, तो ये समीकरण आ गया हमारे पास में सेकंड इक्वेशन। फटाफट से बढ़ रहे हैं हम लोग थर्ड इक्वेशन की तरफ। अब है हमारे पास में थर्ड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन को लिख के देखते हैं फटाफट से। आई होप ये अच्छे समझ में आया होगा आप सभी को। थर्ड इक्वेशन है हमारे पास में गति का तीसरा समीकरण, आप चाहे तो लिख सकते हैं गति का तीसरा समीकरण। होता क्या है ये वाला समीकरण, ये समीकरण है v स्क्वायर इजिकल्स टू u स्क्वायर प्लस का 2as, v स्क्वायर इजिकल्स टू u स्क्वायर प्लस का 2as। ये ऐसे भी लिखा हुआ मिल सकता है, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर का 2as, ऐसे भी लिखा हुआ मिल सकता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। तो थर्ड हम लोग मेंशन कर रहे हैं यहाँ पर गति का तीसरा समीकरण, इसको नाम क्या देंगे, तो इसमें भाई मूलभूत राशि ढूंढ लो। तो मूलभूत राशि यहाँ पर वेग है और दूरी है, त्वरण तो भाई वेग से बनता है, तो दूरी और त्वरण, तो इसको हम लोग क्या नाम देंगे, इसको हम लोग नाम देते हैं वेग स्थिति संबंध। के लिए समीकरण, आप ऐसे कह सकते हो वेग स्थिति संबंध के लिए समीकरण, जो कि क्या है, तीसरा गति का समीकरण। कैसे लाएंगे भैया इसको, अरे आसान है, देखो कैसे, ग्राफ प्लॉट कर दो फटाफट से, पहले वही सेम ग्राफ, वो बार बार पीछे नहीं देखना पड़े, इसलिए अपन वापस बना लेते हैं एक बार। तो हमने कहा मान लिया कि कोई वस्तु है जो प्रारंभिक वेग u से गतिशील है और थोड़ी देर बाद उसका जो वेग है वो t समय बाद में v हो जाता है। तो ये कोई वस्तु है जो प्रारंभिक वेग u से गतिशील है और इसका t समय बाद में जो वेग है वो
v हो जाता है। वैसे ये चीज बार बार लिख सकते हैं हम लोग चाहें तो, लेकिन समझना ज्यादा जरूरी है, लिखने से तो क्या ही इतना समझ आएगा अपने को। तो ये u वैल्यू हो गई, यहाँ पे वेग की वैल्यू, यहाँ पर v हो गई हमारे पास में, यहाँ पर समय की वैल्यू जो है हमारे पास में t हो गई, और ये अलग अलग पॉइंट्स हो गए हमारे पास में। पॉइंट्स को नाम दे देते हैं, इसको o बोल दिया हम लोगों ने, इसको लेट्स से a बोल दिया, इसको b बोल दिया, इसको c बोल दिया, इसको d बोल दिया, और इस वाले पॉइंट को मान लेते हैं हम लोगों ने e बोल दिया। इसको बोल दिया मान लीजिए e, और यहां पर इसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास में, समय की वैल्यू है t, और ये u, और यहाँ पर v वेग की वैल्यू है। तो बड़ा सिंपल है, यहां पर भी हमें सेम तरीका ही अपनाना है, बस सूत्र नया लगाना है। निकालनी यहां पर भी क्या है, दूरी है हमको। तो अगर हम यहां पर भी दूरी निकालना चाहें तो दूरी s बराबर क्या होगी हमारे पास में, तो ये होगी दूरी s बराबर क्षेत्रफल OACE का क्षेत्रफल, OACE का ये हटा दो ना, क्षेत्रफल OACE लिख दो, बस ऐसे मत लिखो, बस इतना से लिख दो। यहाँ OACE का क्षेत्रफल लिखना चाहिए था, चलो ठीक है, ऐसे चलेगा। मतलब दूरी क्या आएगी भाई, इस ग्राफ के द्वारा जो क्षेत्र घेरा जा रहा है ना, वही हमको दूरी की वैल्यू बताएगा। समझ गए ना सारे स्टूडेंट को? अपन देखो पहले समझ के आए अपन, ये बेसिक है ना, 2-1 लेक्चर पहले समझी थी अपन ने बात। तो यहां पर हमें ना एक नई चीज नोटिस करनी है, बस यहां पर हमें लगाना है बराबर समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। समलंब चतुर्भुज, कौन सा समलंब चतुर्भुज है? OACE, OACE का क्षेत्रफल। समलंब चतुर्भुज क्या होता है? समलंब चतुर्भुज क्या होता है मैं बताता हूं आपको एक बार। तो यहां देख लो कहीं पर, इसको अंग्रेजी में तो बोलते हैं ट्रेपेजॉइड। क्या चीज है ये ऐसा चतुर्भुज है जिसकी दो भुजाएं जो है ना वो समांतर तो होती हैं लेकिन समान नहीं होती। ऐसा चतुर्भुज जिसकी दो भुजाएं समांतर होती हैं लेकिन समान नहीं। देखो यहां पर ध्यान से देखो, जैसे त्रिभुज मैंने चतुर्भुज आप लोगों के सामने बनाया है, इसको नाम दे दो ABCD, ठीक है? तो ABCD, अब इसमें AD और BC वाली जो भुजा है, ये डैश और ये डैश, मतलब ये वाली लाइन और ये वाली, ये दोनों समांतर है। जिंदगी में कभी नहीं मिलेगी, ऐसे बढ़ाते जाओ, बड़ा करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, ये सीधी सीधी चलेगी, कभी भी आपस में दोनों नहीं मिलेंगी। क्लियर हो रहा है? देखो ये एकदम ऐसे चलेगी, सेम है, कभी ये मिलेंगी नहीं। अब यहां पर समझने वाली बात है कि ये दोनों असमान है। ये देखो ये और ये लंबाई अलग अलग है ना। BC इज नॉट इक्वल टू, BC की लंबाई बराबर नहीं है AD की लंबाई की। BC इज नॉट इक्वल टू AD, दिस इज द पॉइंट टू बी नोटिस्ड। ये दोनों भुजाएं समान लंबाई की नहीं है। ये होता है हमारे पास में समलंब चतुर्भुज। तो अगर यहां पर आप नोटिस करोगे तो हमारे पास समलंब चतुर्भुज है OACE। तो इसमें आप देखोगे ना, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा आपस में कैसी समांतर है। ये तो कट जाएगी ये वाली लाइन, और ये वाली लाइन लोगे तो ये तो थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाते काट देगी उसको, तो ये तो समांतर नहीं है। समांतर ये वाली है और ये वाली है, तो समलंब चतुर्भुज है हमारे पास में। तो हमें यहाँ पर समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र लगाना है। क्या होता है समलंब चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग
गुणा ये होता है हमारे पास में समांतर भुजाओं की न्यूनतम दूरी, समांतर भुजाओं के बीच न्यूनतम दूरी, समांतर भुजाओं देखना समझना क्या है, 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग, मतलब इस वाली भुजा का योग प्लस इस वाली भुजा का योग, दोनों को जोड़ दो, इनटू समांतर भुजाओं के बीच की न्यूनतम दूरी, सीधी दूरी, मतलब जैसे अगर मान लो इसको हम ऐसे बना के देखें, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा समांतर है, तो समांतर भुजाओं के बीच की दूरियां तो खूब सारी हो सकती है, ये भी 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 हो सकती है, इतनी सारी हो सकती है, लेकिन हमें कौन सी लेनी है स्टूडेंट्स? न्यूनतम, ये वाली लेंगे, सबसे सबसे जो छोटी लंबाई होगी ना, इन दोनों के बीच में जो सबसे छोटी दूरी होगी उसको लेंगे। ये सूत्र है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। जैसे सूत्र होता है ना, 1/2 इंटू लंबाई इंटू आधार इंटू ऊंचाई, जैसे उसका रख दिया त्रिभुज का हम लोग, या आयत का हो गया लंबाई इंटू चौड़ाई, तो वैसे ही हमारे पास में ये भी क्या है, एक सूत्र है, वेरी सिंपल, इसको बस हमें समझ लेना है। तो यहां पर देखेंगे सारे स्टूडेंट्स कैसे लिखेंगे, 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग। तो समांतर भुजाएं कौन सी है? एक तो है ओ ए, और प्लस में दूसरी कौन सी हमारे पास में, ई सी, ठीक बात है, प्लस इधर भी इंटू ही आएगा हमारे पास, प्लस नहीं आएगा, इंटू समांतर भुजाओं के बीच की न्यूनतम दूरी, तो एडी है ना न्यूनतम दूरी, तो ए से डी, तो इसको बोलेंगे ए डी। क्लियर है सारे स्टूडेंट्स को? इसको लिखेंगे 1/2 गुणा ओ ए की वैल्यू कितनी है, फटाफट से देखो, ओ ए की वैल्यू यू है, यू, प्लस ई सी की वैल्यू कितनी है, तो ई सी बराबर है ओ बी के। आप ध्यान से देखो भले, चूंकि यहां आप लिख सकते हैं चूंकि ई सी बराबर है ओ बी के, इंटू ए डी। अब एडी क्या है, तो एडी आप देखोगे तो ओ ई के बराबर है, एडी की जगह क्या लिख सकते हो, ओ ई, चूंकि एडी बराबर है किसके, ओ ई के बराबर, ए डी बराबर है ओ ई के, आमने सामने ही ना, एकदम सेम लेंथ है तो बराबर ही होगा। अब वैल्यूज डालो इसमें, तो ये क्या चल रहा है हमारे पास में, एस चल रहा है, इस तरफ दूरी चल रही है, तो अभी हमने लिखा s बराबर हाफ इंटू यू प्लस ओबी, ओबी कितना है, v, तो ये आ गया u प्लस v, इंटू ओ ई कितना है हमारे पास में स्टूडेंट्स, तो ओ ई की वैल्यू है हमारे पास में t, लेकिन यहाँ t नहीं रखना है हमको, तीसरा समीकरण तो इतना शानदार है, उसमें t चाहिए नहीं होता हमको, बिना समय के बाद चल रही होती, तो हमें t नहीं चाहिए, t की जगह कुछ और वैल्यू रखनी है, तो इसीलिए मैंने आप लोगों को थोड़ी देर पहले फर्स्ट इक्वेशन जब लिखवाई थी ना, तो वहां पे मैंने t की वैल्यू लिखवाई थी v माइनस यू बटा ए। भाई गति का पहला समीकरण क्या है, ये है, या त्वरण का सूत्र क्या होता है, a बराबर v माइनस यू बटा टी, तो t को अगर यहाँ भेज दो, a को यहाँ भेज दो, तो क्या वैल्यू आ जाएगी, t बराबर v माइनस यू बटा ए, t बराबर v माइनस यू बटा ए, तो t की जगह यहाँ पर क्या लिखेंगे, v माइनस यू बटा ए, तो ये पूरी इक्वेशन में t की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, v माइनस यू बटा ए, तो दिस इंप्लाइज दैट s इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ u प्लस v, इंटू t की जगह क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, v माइनस यू बटा टी। क्या आप सबको ये बात क्लियर है? समीकरण 1 से ऐसा बोल देंगे हम लोग, समीकरण 1 से t बराबर v माइनस यू बटा, रख दी वैल्यू हम लोगों ने। अब क्या करना है भाई, तो अब देखो नीचे 2 है और इधर a है, तो 2a को यहां भेज दिया मैंने सीधा ही गुणा में, तो ये हो गया 2as बराबर, इधर हो गया हमारे पास में u प्लस वी और ये हो गया v माइनस यू, तो ये हो गया u प्लस वी और ये हो गया v माइनस यू। एक काम करो, इसको थोड़ा सा उलट पुलट करके मैं ऐसे लिख रहा हूं, 2as बराबर, इसको मैं लिख रहा हूं v प्लस यू इंटू v माइनस यू। इसको सॉल्व कर सकते हैं बड़ी आसानी से, देखना कैसे। हम लोगों ने एक चीज पढ़ी है, क्या पढ़ा है हम लोगों ने गणित में, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी दोनों को गुणा किया तो क्या आता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। टाइम बच रहा है हमारा, वैसे तो आप पूरा खोल करके गुणा करके काट के वैल्यूज बचाओगे, यही चीज बचाओगे लास्ट में, तो सीधा ही बचा लो, तो 2as बराबर आएगा हमारे पास में किसके, v स्क्वायर माइनस का u स्क्वायर। तो इसको फाइनली कैसे लिख सकते हैं हम लोग इसको लिख सकते हैं v स्क्वायर बराबर, ये आप यूं लिख लो इसको,
ये यू स्क्वायर माइनस में ना, इसको यहां ले आओ तो प्लस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2as प्लस का यू स्क्वायर बराबर का वी स्क्वायर। इसको हम लोग लिखेंगे वी स्क्वायर बराबर का यू स्क्वायर प्लस का 2as। यही हमारा गति का तीसरा समीकरण है। वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस का 2as। इज दिस क्लियर स्टूडेंट्स? वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस का 2as। इक्वेशन नंबर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो इसको फटाफट से रिपीट कर देता हूं। देखो क्या किया हम लोगों ने तीसरा इक्वेशन निकालने के लिए, हमने बहुत सिंपल में लिखा, वही ग्राफ बना लिया, सेम सब कुछ, और हमने कहा ये है इक्वेशन, ये लेके आना है। तो दूरी के सूत्र से हमने शुरू किया। तो दूरी इसका क्षेत्रफल, वेग समय ग्राफ का जो क्षेत्रफल होता है वही अपने को दूरियां विस्थापन देता है। तो हमने वही लगाया और वो समलम चतुर्भुज ओ ए सीई के क्षेत्रफल के बराबर है। ओ ए सीई क्या है हमारे पास में? समलम चतुर्भुज है। तो समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? तो हाफ इंटू समांतर भुजाओं का योग, आधा इंटू समांतर भुजाओं का योग, मतलब दिस प्लस दिस इंटू समांतर भुजाओं के बीच की न्यूनतम दूरी। तो समांतर भुजाओं के बीच की न्यूनतम दूरी को उससे गुणा कर दिया। सारी वैल्यूज को रखा है यहाँ पर। तो यहाँ आते आते टी बचा हमारे पास में। अब टी नहीं चाहिए था अपने को, तो टी का वैल्यू हम लोग कहां से लाए? गति के प्रथम समीकरण से। तो गति के प्रथम समीकरण से टी बराबर वी माइनस यू बटा ए होता है। तो टी की जगह रखा हमने वी माइनस यू बटा ए, और ये 2a को उधर भेज दिया लेफ्ट हैंड साइड, इसको गुणा किया तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर लेकर के आए अपन। तो 2as प्लस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर है। ये एक इक्वेशन आ गया। आप देखो इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसमें समय नहीं दे रखा, टाइम ही नहीं है। इक्वेशन 2 में भी टाइम है, इक्वेशन 1 में भी टाइम है, लेकिन इसमें टाइम ही नहीं है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। और अगर आप प्रथम इक्वेशन में देखोगे तो v इज इक्वल्स टू यू प्लस एटी है, उसमें दूरी नहीं है, उसमें दूरी की बात ही नहीं हुई है, ऐसे ही नहीं उसमें। ये है इंटरेस्टिंग बात। आगे बढ़े और सेकंड इक्वेशन में देखोगे तो v नहीं है वहां पे, s बराबर ut प्लस का हाफ ऑफ एटी स्क्वायर है, तो वहां पर v नहीं है। तो तीनों इक्वेशन में अलग अलग तरह से हमको रिलेशंस दे रखे हैं, इनकी हेल्प से हम लोग न्यूमेरिकल्स को अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो ये तो होगा स्टूडेंट्स गति के समीकरण। और मोटा मोटा इस साल से, इन सालों से तो देखा जाए एनसीईआरटी के हिसाब से आपको ये डेरिवेशन याद नहीं रखना है, आपको केवल सूत्र याद रखने सीधे ही। तो तीनों सूत्र तो याद होने चाहिए एटलीस्ट। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? लास्ट टॉपिक, 5-7 मिनट का एक टॉपिक ले लेते हैं फटाफट से, छोटा सा। ये है एक समान वृत्तीय गति। एक समान वृत्तीय गति। इस टॉपिक में हमें एक चीज समझाई जा रही है, वो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। मैं आपको सीधा वही चीज समझा रहा हूं। हमें बताया जा रहा है, जैसे मान लीजिए कि कोई एथलीट है, कोई लड़का है, वो भाग रहा है एक ऐसे वर्गाकार या आयताकार पथ पर, एक आयत के जैसा रास्ता है, वो उस पर दौड़ रहा है और वो हर वक्त सेम स्पीड से दौड़ रहा है। मान लो 10 किलोमीटर प्रति घंटा जॉगिंग कर रहा है, मान लो 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 10 किलोमीटर प्रति 10 किलोमीटर प्रति आवर। तो अगर मैं देखूं ना, अगर मैं चाल की बात करूं इसमें, तो पूरा समय समान है, चाल चेंज नहीं होगी इसमें। लेकिन स्टूडेंट्स अगर मैं वेग की बात करूं ना, तो वेग का मान एक चक्कर में 4 बार बदलेगा। आ रही बात समझ सबको? कैसे कैसे समझो, बदलेगा क्योंकि 4 बार दिशा बदलेगी। क्योंकि 4 बार दिशा बदलेगी और दिशा बदलने के साथ वेग बदलता है। क्योंकि वेग कैसी राशि है? वेग एक सदिश राशि। चाल के पास तो दिशा ही नहीं है ना भाई, चाल को दिशा से मतलब नहीं होता। चाल के लिए बस नंबर मतलब करता है कि यार 10 किलोमीटर प्रति घंटा, बात खत्म। उसको इससे मतलब नहीं कि उत्तर दिशा में है, दक्षिण दिशा में है, पूर्व दिशा में है कि पश्चिम दिशा में। लेकिन अगर आप वेग नोटिस करोगे तो ए से बी जब जा रहे हैं तो पूर्व दिशा की तरफ 10 किलोमीटर प्रति घंटा की वेग है, फिर ऊपर जा रहे हैं तो उत्तर दिशा की तरफ 10 किलोमीटर प्रति घंटा का वेग है, फिर इधर जब जा रहे हैं तो पश्चिम की तरफ है, नीचे जब आ रहे हैं तो दक्षिण की तरफ 10 किलोमीटर प्रति घंटा का वेग है।
तो इसीलिए वेग 4 बार चेंज हो रहा है। तो हम कह रहे हैं वेग का मान एक चक्कर में 4 बार बदलेगा, क्योंकि 4 बार दिशा बदलेगी। वह वेग एक सदिश राशि है। क्या आप मेंशन कर लो, ये तो पता ही है अपने को, वेग सदिश राशि है। इसके अलावा जैसे मान लो अपने को बुक में दे रखा है कि मान लो अगर ऐसा है रास्ता हमारे पास में 1 2 3 4 5 6, तो अगर ऐसे 6 बिंदुओं वाला रास्ता है हमारे पास में, षटकोण जिसको बोलेंगे, ऐसे कोई वस्तु गति कर रही है, मान लो कोई व्यक्ति दौड़ रहा है, मान लो एक समान चाल से ही दौड़ रहा है, तो भी यहां पर चाल कितनी बार, वेग कितनी बार बदलेगा भाई? एक समान गति है ये तो पता है अपने को, तो गति तो एक समान है, लेकिन वेग कितनी बार बदलेगा? वेग 6 बार बदलेगा। रीजन वही, क्योंकि ये वेग एक सदिश राशि है, भले नंबर सेम है तो भी इतनी बार उसका वेग बदल जाएगा। और अगर मान लो ऐसे बढ़ाते 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 अगर हम नोटिस करते हैं, मान लो हमने 8 कर दिए रास्ते, ये हो गया देखो 1 2 3 4 5 6 7 9 हो गया, तो ज्यादा हो गया भाई इसमें, है ना? ऐसे ऐसे कितना भी हो सकता है, मतलब जैसे ये मेरे को अष्टभुज बनाना था, क्या बनाना था? 8 भुजाओं वाला डब्बा बनाना था। मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8 अष्टभुज है वैसे तो ये, मान लो आरी बात समझ में, 8 भुजाएं हैं इसमें, तो यहां पर दिशा, वेग की दिशा 8 बार बदलेगी। अब एक इंटरेस्टिंग चीज समझना, अगर हम भुजाओं की संख्या बढ़ाते जा रहे हैं, 8 से 9 कर दें, 9 से 10 कर दें, 10 से 12 कर दें, 12 से 15 कर दें, 20 कर दें, 50 कर दें, 60 कर दें, तो क्या हो रहा है? भुजाओं का साइज छोटा होता जा रहा है। जैसे 4 ही थे तो भुजा इतनी बड़ी थी, 6 हुए तो भुजा छोटी हो गई, और बढ़े तो और भुजाएं छोटी हो गई यहाँ पर। और अगर बढ़ा दोगे, अगर आप संख्या बढ़ा दोगे भुजाओं की, तो क्या होगा? भुजा का साइज और छोटा होगा। अगर हम भुजा के साइज को बहुत छोटा कर दें, मतलब बहुत छोटा करते 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 हम उसको एकदम बिंदु साइज का कर दें, तो हमारे पास क्या मिलेगा? हमको क्या मिलेगा? वृत्त मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि वृत्त में अगर कोई चीज गति कर रही है ना, तो उसकी दिशा अनंत बार बदल रही है। यहां बदल गई, 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 बदल गई, बदल गई, उसकी दिशा बदले जा रही है, बदले जा रही है, बदले ही जा रही है, बदले ही जा रही है, बदले ही जा रही है। तो इसका मतलब उसका वेग बदले ही जा रहा है, बदले ही जा रहा है और बदले ही जा रहा है। तो वृत्त में वेग निरंतर बदलता है, और वेग लगातार बदलने के कारण, सुनना सारे स्टूडेंट्स, वेग लगातार बदलने के कारण जो है ये कैसी गति हो गई हमारे पास में? त्वरित गति का एग्जांपल हो गया। ये त्वरित गति का एक हमारे पास में उदाहरण हो गया। सबको समझ में आई क्या वाली बात? ठीक है, तो यहां पर एक छोटा सा सूत्र बनता है हमारे पास में वेग का। तो वेग v बराबर हम लोग ऐसे बुक में लिख देते हैं कि भाई क्या होगा हमारे पास में, विस्थापन इसने कितना तय किया कौन सा में, तो विस्थापन या दूरी जो आप ले रहे हो, दूरी बोलो भले आप इसको, है ना, इसको वाली चाल मान लो भले आप, तो क्या होगा कि ये जो पूरा रास्ता है गोले का, वृत्त का, इसको क्या लिखते हैं? 2πr, वृत्त की परिधि बटा समय, समय मान लो लगा टी। तो यहां से हमारे पास में एक सूत्र आ जाता है v इज टू 2πr बटा टी। इस पे भी कोई बेस अगर क्वेश्चन होंगे तो करेंगे, लेकिन इस पर कोई ज्यादा क्वेश्चन है नहीं भारी अपने, बस वृत्तीय गति के बारे में चर्चा थी हल्की सी, तो मैं कर रहा हूं आप लोगों से, बाकी इसके बारे में ज्यादा कुछ अभी हमें इस साल पढ़ाया नहीं गया है। एक छोटी सी चीज हमें बस यहाँ पर और बताई गई है, जैसे वो गेम नहीं खेलते, वो कुछ कुछ गेम्स में वो लोग ऐसे ऐसे गोला होता है उनके पास भारी, ऐसे यूं पकड़ते हैं, यूं घूमते 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 ऐसे उसको फिर ऐसे उछाल के फेंकते हैं, बहुत तेज तेज घूमते हैं उसको लेके, और फिर यूं फेंकते हैं तो वो सीधा जाता है लंबा दूर।
इतना दूर मत जाओ। मान लो कोई अपन ने एक रस्सी ली, रस्सी आगे पत्थर बन दिया, उसको यूं घुमाते हैं अपन, तो गोल घूमता है ना, एकदम गोल रास्ते में घूमता है। उसको अगर कहीं किसी बिंदु पे छोड़ दिया, जैसे मान लो यूं यूं घुमा रहा था और यहाँ छोड़ दिया उसको, तो वो यूं चला जाएगा। मान लो अगर यहाँ यूं घुमाते घुमाते यहाँ छोड़ा तो यूं चला जाएगा। तो वो किस दिशा में जा रहा है, वो उस क्षण उसकी दिशा है, उसकी गति की दिशा है। तो इसकी दिशा तो हर कण पे बदल जाती है, हर बिंदु पे बदल जाती है। होता ये है कि ये लाइनें छोटी होती 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 बिंदु बन जाती हैं और वो एक पूरा वृत्त बन जाता है हमारे पास। तो इसके हर बिंदु पर वेग की दिशा चेंज हो रही है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे दिशा चेंज हो रही है। इसीलिए कायदे से देखा जाए तो वेग का मान ही बदल रहा है, क्योंकि वेग को डिफाइन ही किसके साथ में किया गया है, दिशा के साथ में। अब बोला यहाँ पर किसी भी वस्तु की किसी वृत्तीय पथ पर अगर गति हो रही है, एक समान गति हो रही है मान लो, तो उसके किसी बिंदु पर गति की दिशा अगर ज्ञात करनी हो तो कैसे करेंगे, स्पर्श रेखा। मतलब जैसे इस बिंदु पर ज्ञात करनी मान लो, तो यहाँ पर एक स्पर्श रेखा खींचो, मतलब एक ऐसी रेखा जिसको केवल उस बिंदु पर टच करके निकल रही है। तो अगर मान लो ऐसे घूमते हुए वस्तु को आपने इस पॉइंट पे छोड़ा ना, तो वो इस दिशा में आगे बढ़ेगी। समझ में आई सबको? ऐसे ऐसे घुमाते हुए यहां छोड़ा उस वस्तु को, तो भी वो इस दिशा में जो है आगे निकलेगी। समझ में आई क्या सबको वाली बात? तो इसको बस हम लोग बोलते हैं क्या, स्पर्श रेखा। बोला था इसका करेंगे क्या, समझा तो दिया आपने। अरे ठीक है ना, कुछ नहीं करेंगे अभी, बस क्वेश्चन आंसर्स आप करोगे, एक आध अगर इस पर आएंगे तो समझ में आ जाएगा। बस ये ध्यान रखो जो चीजें आप लोगों ने सीख ली है, हो सकता है 10वीं में वो चीज अभी 9वीं में इतना काम ना है, हो सकता है 10वीं में हम बोले आपको देखो यहाँ काम आ रही है, हो सकता है 11वीं में आप जब साइंस लो तो वहां फिजिक्स में काम आए, हो सकता है मैथमेटिक्स में आपको काम आए। तो ऐसे में सोचना कि सर अभी हमारे घर में कहाँ काम आएगी, ये बताओ, उससे फर्क नहीं पड़ रहा। आप अभी समझ लो, हो सकता है काम अगले साल है, उसके अगले साल है, उसके अगले साल है। तो पहले अगर वो चीजें पढ़ी हुई होती है ना, तो ऐसे दिमाग में क्लियर हो जाता है कि हाँ ये तो अपने 9th में पढ़ी थी, ऐसे याद आ जाएगा आप लोगों को। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में बस अपन इतना ही रखेंगे, और हमने 2 गति के समीकरण जो बचे हुए थे वो कर दिया, और एक समान वृत्तीय गति का एक जो छोटा सा टॉपिक अपने को बुक में दे रखा था, जिसमें समझने के लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यही थी कि अगर कोई वस्तु भले ही निश्चित चाल से चल रही है, मतलब उसका मान जो है वो चेंज नहीं हो रहा, लेकिन अगर वो घूम रही है या वो चक्कर लगा रही है, तो उसकी दिशा उतनी ही बार बदल रही है जितनी की बार उसकी सच में दिशा बदल रही है। उसका वेग मतलब उतनी ही बार बदल रहा है जितना कि वो दिशा अपनी बार बार बदले जा रहा है। तो स्टूडेंट्स थैंक यू सो मच, आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। कोई डाउट्स अगर हैं तो आप डाउट ग्रुप्स में जरूर पूछें। अपन मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सी यू, टेक केयर, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।